नमस्कार। बिरजू महाराज परंपरा द्वारा आयोजित सफरनामा में आज हम जिस व्यक्ति से मिलने वाले हैं वो अनगिनत कलाओं के धनी हैं, अनगिनत कलाओं में पारंगत है। कला का शायद ही ऐसा कोई प्रकार बचा हो जिसे उन्होंने जिया ना हो। असीमित कला जब किसी व्यक्ति में होती है तो सीमित शब्दों में उसकी पूरी जीवन यात्रा का बखान करना थोड़ा मुश्किल होता है। आइए जानते हैं उनके जीवन के उतार चढ़ाव भरी यात्रा के बारे में कुछ मुख्य अंश खुद उन्हीं की जुबानी। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। पीयूष मिश्रा जी का परिचय देना शायद जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है। आसान यूं कि किसी भी कला प्रेमी के आगे उनका नाम लेना ही काफी है। मैं तो हूँ बैठा वो हुस्ना मेरी यादों पुरानी खोया। क्योंकि उन्होंने शायद ही किसी रूप में कला की सेवा ना की हो, और मुश्किल इसलिए कि जिसने इतने वर्षों से, इतने प्रकार से और इतनी बखूबी से एक बहुमुखी प्रतिभा होने का प्रमाण निरंतर दिया हो, जिसकी कला असीमित सी लगती हो, उसके बारे में आप सीमित शब्दों में कैसे कहेंगे? आरंभ है प्रचंड भूल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। पीयूष मिश्रा जी का जन्म 1963 में ग्वालियर शहर में हुआ। मजे की बात यह है कि आज आपको अलग अलग किरदार से लुभाने वाले और अपने शब्दों और सुरों पर थिरकाने वाले पीयूष बचपन में अंतर्मुखी थे। कला से उनका बचपन से ही गहरा संबंध रहा है, चाहे वो चित्रकारी हो या मूर्ति कला, सितार वादन हो या पद्य लेखन। वे बचपन से ही इन सब पर अपना हाथ आजमा चुके हैं। कितने ही साज तो वो बचपन से बजाना जानते हैं। 1979 में उन्होंने अपना पहला नाटक किया, जिसने उनकी रुचि को ही नहीं जगाया बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी तराशा। 1983 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से जुड़े। 1984 में उन्होंने अंग्रेजी में विलियम शेक्सपियर का नाटक हेमलेट किया, जो कि बहुत लोकप्रिय हुआ। इसी तरह नाटकों का सिलसिला शुरू हुआ और वे 1986 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उत्तीर्ण हुए और थिएटर से जुड़े रहे। कि वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। 1989 में वे एक्ट वन नामक थिएटर ग्रुप से जुड़े, जिसमें आज के कई लोकप्रिय कलाकार मौजूद थे, जैसे मनोज वाजपेयी, गजराज राव, आशीष विद्यार्थी, शुजित सरकार, इम्तियाज अली इत्यादि। 1983 से 2003 तक पीयूष दिल्ली में निरंतर थिएटर करते रहे, जिसमें उन्होंने काफी कैंपस थिएटर भी किया। उनकी पेशकश एन इवनिंग विद पीयूष मिश्रा बहुत लोकप्रिय रही। 2001 में राजकुमार संतोषी ने अपनी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के आलेखन और पटकथा के लिए उन्हें मुंबई बुलाया। 2003 में वे सपरिवार मुंबई आ गए और फिर मुख्य धारा की फिल्मों में नजर आने लगे, जैसे विशाल भारद्वाज की फिल्म मकबूल और फिर अनुराग कश्यप की फिल्म गुलाल, जिसमें उन्होंने गीत लिखे, संगीत दिया, गीत गाए, आलेखन किया और अभिनय भी किया। इसके बाद कई फिल्मों में कई किस्म के किरदार उन्होंने निभाए, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर, तेरे बिन लादेन, हैप्पी भाग जाएगी, पिंक, रिवॉल्वर रानी इत्यादि। हॉलीवुड में की गई फिल्म द प्लेबैक सिंगर में किए गए रोल के लिए उन्हें अमेरिका में अवार्ड से नवाजा गया। कोक स्टूडियो में उनकी पेशकश हुस्ना और घर बहुत सराही गई। मैं तो हूँ बैठा वो हुस्ना मेरी यादों पुरानी खोया।
कुलाल का गीत आरंभ प्रचंड तो जैसे राजनीतिक पार्टियों के लिए एक मंत्र सा बन गया है। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आजकल वे बड़े पर्दे से जुड़े हर रचनात्मक काम को अंजाम दे रहे हैं। उनकी लिखी कविताओं के संग्रह छप के आ रहे हैं, उनके लिखे नाटक छापे जा रहे हैं। योग ने उनके जीवन को छुआ और उसे एक नई दिशा दी। आज वे सफलता के आसमान पर हैं, लेकिन अपने क्राफ्ट को समझने की भूख उनमें आज भी उतनी ही है जितनी संघर्ष के दिनों में थी। 1963 में आपका ग्वालियर में जन्म हुआ। जी एक पढ़े लिखे परिवार में आपका जन्म हुआ और उस नाते आपके पिताजी आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर आप पर तो कला की धुन सवार थी। आपने मूर्तिकारी, शिल्पकार, पेंटिंग, सिंगिंग, इसके अलावा आपने सितार बखूबी बजाया, आपने वायलिन भी सीखा। तो इतनी सारी कलाएं आपने जो सीखी, उसके पीछे क्या कोई खास मकसद था? क्या कोई खास तलाश थी? जो इतनी जगह आप ढूंढ रहे थे, उसकी क्या वजह थी? तलाश नहीं थी, कन्फ्यूजन था कि मैं करना क्या चाहता हूँ। एक्चुअली मैं, मेरे सामने खुद एक बड़ा लंबा चौड़ा सवाल था कि मैं आफ्टर ऑल करना क्या चाहता हूँ, क्या करने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो उसी चक्कर में से कंफ्यूजन में मैंने बहुत सारी चीजें कर डाली, ये भी कर डाला, वो भी कर डाला, और वो चीजें होती चली गई। तो फिर एक और पंगा की जो है, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्या, फिर भी मुझे कुछ एक खास चीज तो करनी थी ना। तो वो जो है लगातार वो इतनी जबरदस्त था, वो मतलब कई बार वो वरदान के बजाय जो अभिशाप लगता था मुझे कि मैं अगर इतनी सारी चीजें कर पाता हूँ, तो अगर एक चीज कर पाता तो मेरे लिए वो दैट वुड हैव बीन अ ब्लेसिंग फॉर मी, कि जो है आप तसल्ली से एक चीज कर पाएंगे आप और उस पर ध्यान दें। मैं हर चीज करता था, आर्ट की बहुत सारी चीजें हो जाया करती थी मुझसे, तो उसने कंफ्यूजन ही पैदा किया बहुत ज्यादा। और मुझे वो कंफ्यूजन से निपटते निपटते मेरे को काफी टाइम लग गया। मतलब मैं एनएसडी आ चुका था, एनएसडी आने के भी 1 साल बाद मैंने डिस्कवर किया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। एनएसडी आने के 1 साल बाद जब मुझे हैमलेट मिला, तब कहीं जाकर मैंने जो है, आपके एनएसडी का पहला साल भी बिल्कुल बेकार गया, उसमें स्ट्राइक्स वगैरह होती रही, ये होता रहा वो होता रहा, धरने वगैरह देते रहे, पता नहीं क्या चीज करने गया था एनएसडी, क्या चीज होती रही। तो वो 1 साल बाद जब मुझे हैमलेट मिला, तब कहीं जाकर मुझे लगा कि हाँ मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, ये अंदर से ख्वाहिश थी। उसी तलाश में इतने समय लग गए आपको। हाँ, इतना समय तो मतलब अभी की बात कर रही हैं, अभी इस समय की बात कर रही हैं क्या, अभी करंट जो समय चल रहा है? जितना बचपन हम लोगों ने हाँ सुना है पढ़ने के बारे में, उस हाँ, बचपन से बचपन ही वो, आपने, आप 8वीं क्लास में थे जब आपने एक पोयम लिखी थी जो बहुत मैच्योर थी उस उम्र के बच्चे के हिसाब से। वो पोयम बहुत हम्म, मैच्योर थी। तो कहीं ना कहीं वो एक मैच्योरिटी, उस बच्चे के अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप हो रही थी। तो वो बच्चा और बच्चों के कंपेरेटिवली इतना मैच्योर ग्रोथ क्यों हो रही थी उसकी? वो था मतलब इंट्रोवर्ट था, मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था, मैं बहुत ज्यादा अंदर झांकने वाला बच्चा था मैं। और बच्चे खेलते रहते, मुझसे खेला नहीं जाता था, मैं बैठ जाता चुपचाप, सोचता रहता। लोग बाग बोलते भी क्या सोच रहे हो, तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं सोचता रहता, जनरली सोचता रहता, ख्याल में गुम रहता, यहाँ वहां तलाश करने की कोशिश करता। ये सवाल बहुत बचपन से आ गया था कि मैं कहाँ जाऊंगा, मरकर कहाँ जाऊंगा। 20 साल की उम्र में सवाल आ जाना किसी बच्चे के लिए हानिकारक ही है ना। बच्चे की जिंदगी होती है खेले कूदे, मजे करे, मस्ती करे। तो वो जो है मैं नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर ये अजीबोगरीब किस्म के सवाल। योग जो है बहुत जल्दी आ गया था, ध्यान बहुत जल्दी आ गया था, ध्यान लग भी गया था 20 साल की उम्र में। एक गुरु मिल गया था तो ध्यान लग गया था। तब ब्रह्मचारी थे, तब वर्जिन थे, तब शराब नहीं पीते थे, तब कुछ भी नहीं करते थे। तो जो है वो ध्यान लग भी गया। तो लगने के बाद में फिर जो है मुझे लगा, उसके बाद फिर टूट भी गया। तो वो इतनी ज्यादा वो थी कि इतनी कंफ्यूजन था जिंदगी में। मतलब आम बच्चा जो होता है, जो अच्छी जिंदगी जीता है, खेल कूद के जीता है, वैसी जिंदगी मुझे नसीब नहीं हुई। और इसी का परिणाम स्वरूप मैं जो है लगातार वो ऐसी चीजें करता रहा जो कि मेरे से बड़ी उम्र के बच्चे करते थे, बहुत बड़ी उम्र के बच्चे करते थे। जैसे कि पोएट्री लिखना, जैसे कि सितार बजाना। 20 साल की उम्र में सितार कौन बजाया करता है, जब तक पेरेंट्स सितारिये नहीं हो तब तक। तो 20 से 21 साल की उम्र में सितार बजाना, वायलिन। अच्छा, ये मैं अपने आप ही कर लिया करता था, खुद ही चले जाया करता था म्यूजिक स्कूल की, मैं यहाँ पर एडमिशन चाहता हूँ, और घर से पैसे ले लिया करता था, और खुद ही पेंटिंग कर लिया करता था, खुद ही स्कल्पचर कर लिया करता था, बिना किसी दिशा निर्देशन के। तो ये होता चला गया। तो उसी वजह से मतलब जो सुख जो है एक बच्चा लेता है बचपन में, वो सुख से मैं वाकिफ नहीं था। मतलब
बच्चे किस तरह से मस्ती करते हैं, ये मुझे मुझे समझ में नहीं आया। इतना एंजॉय कैसे कर लेते हैं बच्चे, मैं तो एंजॉय नहीं किया बच्चे। हम्म। पीयूष जी, इसमें परिवार का क्या योगदान था? आपकी कुछ इस योगदान नहीं था, जो कुछ योगदान नहीं। मनोदशा थी, वो आपको कैसे देखते थे? वो आपको एक सहज बच्चा, नॉर्मल बच्चा मानते थे? हाँ, नॉर्मल बच्चे मानते थे, मतलब दे कुडंट अंडरस्टैंड मी, वो कभी समझ नहीं पाया मुझे। जिसमें अब जाके मुझे लगता है कि हर बंदा अपने अपने प्रकार से पैदा होता है, तो आप उन पर थोप नहीं सकते कि आपकी गलती थी। मैं आज मैच्योर हो गया हूँ, मैं आज बाप हूँ बच्चों का, तो मैं कह सकता हूँ कि जो है मतलब वो मुझे समझ नहीं पाए। और ऐसा होता है कई बार, पेरेंट्स नहीं समझते हैं बच्चों को। पेरेंट्स बच्चे बच्चे को दिशा नहीं दे पाते, क्यों, उसे दिशा कहीं और से मिलती। तो दिशा मेरे ख्याल से मेरे को मेरे अंदर से मिली, या मेरा एक दोस्त था रवि उपाध्याय, उससे मिली। एनएसजी जाना, एनएसजी जाना सपने जैसा था। एनएसजी जाना, एनएसजी जाने से अधिक जो है ग्वालियर छोड़ना था, कि किसी भी तरीके से ऐसी कोई ब्रांच मिल जाए जिससे कि मैं ग्वालियर छोड़ सकूं, क्योंकि ग्वालियर में मुझे घुटन महसूस हुआ करते, बहुत घुट जाया करता था। तो पेरेंट्स बिल्कुल समझ नहीं पाते थे। पेरेंट्स ठीक है, पेरेंट्स डॉक्टर बनाना चाहते थे, अगर डॉक्टर नहीं बनाना चाहते तो भी कुछ और बनाना चाहते होते। लेकिन इस लाइन का, क्योंकि परिवार में कोई था नहीं, आर्टिस्ट था नहीं, कला से किसी का संबंध नहीं था। मेरे ऊपर वाले दादाजी तक का तो याद है मुझे, उसके ऊपर वाले पुश्ते मुझे मालूम नहीं है। ऊपर वाले पुरखों का हो तो हो, लेकिन अदरवाइज कोई संबंध नहीं था कला से, आर्ट से कोई कोई रिलेशनशिप नहीं थी उनकी। तो उस चक्कर में जो है मैं घुटता ही गया, मतलब लगातार घुटता गया। पेरेंट्स से सपोर्ट मिला नहीं, पिताजी से सपोर्ट मिला नहीं। पिताजी कभी आर्टिस्ट बनना चाहते थे, तो जब मैं बन गया तब जरूर उनके जो है आपके, मैं एनएसजी में चला गया तब उनका जरूर जो है उनका वो शाबाशी मिली कि हाँ यार तुम चले गए एनएसजी में। इसके बाद फिर मैंने ध्यान नहीं दिया उन पर, क्योंकि तब मैं अपने अपने मस्त हो चुका था, तब मुझे दिशा मिल चुकी थी। नहीं हुआ। जी। तो मैं जानना चाहूंगी कि ग्वालियर से दिल्ली का सफर ज्यादा मुश्किल था या दिल्ली से मुंबई का सफर? ग्वालियर से दिल्ली का सफर तो मुश्किल नहीं था, मतलब एनएसडी था, एनएसडी बहुत टफ एग्जामिनेशन था उस वक्त, काफी टफ एग्जाम हुआ करता था। तो मेरे एक दोस्त ने मेरा मैं उसने कहा कि जो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, मैं फर्स्ट ईयर में था मेरे ख्याल से, और सेकंड ईयर मैं देने के मूड में नहीं था। साइंस के मेरे को समझ नहीं आया करती थी, केमिस्ट्री फिजिक्स क्या होती है, मेरे सर के ऊपर से निकल जाया करती थी। तो मैं देने के मूड में नहीं था। फिर एक एक्सीडेंट हो गया था, मुझे किसी ने छुरा मार दिया था, मेरे हाथ पैर कट गए अरे, थे, तो मैं पेन भी नहीं उठा सकता था, ये भी हो गया था। तो मैं जो है मैं एग्जाम, अच्छा, मेरे साइंस कॉलेज जहाँ पर पढ़ता था उसके पास ही लिटिल बैलेट्रुक था, एलबीटी, उसके पास ही था। तो मैं वहां से बाड़ उठा के, वहां कांटे की बाड़े थी, वो उठा के अंदर चले जाया करता था, रोज सुबह कॉलेज जाया करता, वहां से कांटों की बाल उठाकर अंदर जाया करता, अंदर से तार बजाया करता, और कॉलेज खत्म हो जाने पर वापस आ जाया करता। तो मेरी अटेंडेंस 5% थी मुश्किल से। एग्जाम में बैठ नहीं सकता था मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से डर लगता था मुझे, मन कर नहीं रहा था। आर्ट में भी जो है मतलब ऐसा नहीं था कि मैं जो है प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहूँ, टोटल कंफ्यूजन था। तो मेरे दोस्त ने उसने कहा मुझसे कि जो बड़ा अच्छा बंदा था, आज की तो आज दुनिया में नहीं है, रवि उपाध्याय, अभी इसी साल गया वो। तो उसने मुझे बोला कि यार जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो तो एक बार भर के देखो ना, फॉर्म भर के देखो, हो सकता है हो जाए, हो सकता है कुछ दिशा मिल जाए, कम से कम ये जगह छोड़ने, तुम बोलते हो बार बार कि ये जगह छोड़ने की इच्छा होती है, हो सकता है जगह ही छोड़ दो तो नई दिशा मिल, नई शहर में आपके नई जगह पे नया एनवायरमेंट मिलेगा, नई दिशा मिल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है ऐसे करता हूँ। मैंने भर दिया तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से, मतलब मैं ऊपर मेरिट में आया, बहुत बढ़िया इंटरव्यू रहा मेरा। उस वक्त 2 इंटरव्यूज हुआ करते थे, पहला और फिर उसके बाद मेन इंटरव्यू, प्रिलिमिनरी और फिर मेन इंटरव्यू। तो मैंने दिया, मैं भर दिया, तो ऐसे मैं दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली से बॉम्बे आने में फिर मुझे 20 साल लग गए। 83 में रहा वहां पर, 83 से लेकर 93 से लेकर 2003 में मैं ऑफिशियली शिफ्ट हुआ परिवार के साथ। फिर वहां पर थिएटर करता रहा। वो तो बहुत लंबा सफर था, वो तो बहुत तकलीफ वाला सफर था, कि बिल्कुल जब टूट गया था वहां दिल्ली से, बिल्कुल ऊब गया था, त्रस्त हो गया था दिल्ली से, तब कहीं जाकर मैंने निर्णय लिया। वो डेलिबरेट निर्णय था कि मेरे को चलना है, और सब परिवार गया, सब परिवार, बहुत बड़ी बात होती है दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे जाना, सब परिवार, मेरी माँ थी, मेरा बेटा था, मेरी बीवी थी, मैं था, और बिना किसी काम के बॉम्बे जाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। बॉम्बे बहुत तो बढ़िया, खा बहुत डालता है ऐसा बढ़िया। शहर, परिवार के साथ में जाना वहां पर बिना किसी काम के, तो मतलब बिल्कुल बॉम्बे तो खा जाता है। तो वही था कि इतना लंबा चौड़ा काम पीछा कर रहा था, मैंने बहुत काम किया दिल्ली में, तो वो उस काम ने जो है आपके जरूर अंजाम दिया, तो उसकी वजह से मैं आज जो हूँ आपके सामने।
जब आपने आई थिंक 1983 में आपने एनएसडी ज्वाइन किया था हाँ, और 83 ज्वाइन किया, 86 में आप पास आउट हुए थे, 86। तो 86 में आप पास आउट हुए, तो ये जो स्टूडेंट पीरियड था आपका, या जो आपने स्कूल में जो भी आपने वहां पर सीखा, वो कौन सी सबसे महत्वपूर्ण बात आपने सीखी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रहते हुए, जो डिसिप्लिन सीखा, बात थिएटर का आपको डिसिप्लिन पीछा सीखा, आज भी करती है? थिएटर का डिसिप्लिन सीखा। एक्चुअली सब कुछ मैंने सीखा एक्चुअली एनएसडी में। मेरे हैमलेट हुआ तो हैमलेट ने मेरे करियर को बहुत जमा दिया, बहुत बहुत गाड़ दिया। मतलब हैमलेट बहुत 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 अभूतपूर्व प्रदर्शन था, अभूतपूर्व प्रदर्शन था, बहुत ही बड़ा हम्म। प्ले था। हैमलेट के बाद में रंजीत कपूर मिले, नक्कासो हुआ, फिर फिट्स बेनिफिट्स दोबारा आए, मैनेजमेंट करवाया। ये तीन बड़े प्लेज मैंने किए और तीनों प्लेज में मैंने मौका में मेन रोल किया, काफी मेन रोल किया, मेजर रोल किया। तो उस हैमलेट की धमक बहुत बढ़ गई थी, हैमलेट की धमक बॉम्बे तक पहुंच गई थी। एक्टर इज बॉन्ड और ये हो गया और वो हो गया, एक्टर पैदा हो चुका है, इस तरीके से आपके मतलब कंपैरिजन होने लगे बड़े बड़े। उसके बाद में फिर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं इतना इतने इतने तारीफ मिली मुझे कि मैं उस मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं जो है एक्टर हूँ और मुझे पढ़ाई की जरूरत नहीं है। दिमाग खराब होने की वजह से जो है आपके एनएसडी के निकलने के 4 साल जो है मेरे बर्बाद हो गए, क्योंकि मैं एनएसडी में एक माहौल मिलता है, एनएसडी के बाहर वो माहौल नहीं मिलता। एनएसडी के अंदर आप शहजादे होते हैं, बाहर जो है आप प्रोफेशनल होते हैं और जंगली जिंदगी होती है, जंगली जिंदगी, दूध काटती हुई जिंदगी होती हम्म। है। तो उसमें जो है आपकी कोई, अगर आप काम कर रहे हैं तो बढ़िया बात है, नहीं कर रहे हैं तो अपनी ऐसी की तैसी कराइए। तो मैं उस वक्त जो है उन 4 सालों में मैं जो है बहुत बुझ गया था। मेरा सारे एक्टर की ग्लोरी, एक्टिंग की ग्लोरी खत्म हो गई थी। मतलब ऐसे लोग कहने लगे थे कि हाँ भाई था, एक्टर था किसी जमाने में, लेकिन अब नहीं रहा। अब जो है मतलब वो थिएटर भी मैं सुस्त तरीके से करता था, यहाँ वहाँ कर लिया। मतलब आपके बिल्कुल दिशाहीन, मतलब एनएसडी के बाद में दिशाहीन जिंदगी थी। 1 साल बॉम्बे का भी चक्कर लगाया था स्टार बनने के चक्कर में, वहां पर बड़ा हम्म। जबरदस्त तरीके से फेलियर मिला था, बड़ा जबरदस्त तरीके से फेलियर मिला था। तो ऐसी जो है मतलब वो अच्छी जिंदगी नहीं रही। तो एनएसडी से ज्यादा मैंने एक्ट वन में सीखा। एनएसडी से मैं बच्चा था, जवान हो गया, एक्ट वन में सीखा मैंने। एक्ट वन जब 1990 में शुरू हुआ तो उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। सब कुछ मैंने वहीं से सीखा है, इनफैक्ट मेरी सारी कोचिंग वहीं पर ही हुई। जैसे कि बड़े पर्दे पे आपने तकरीबन हर तरह के रचनात्मक कार्य किए, हर तरह के, शायद ऐसा कोई किरदार बचा हो जो आपने उस पे ना प्ले किया हो। कौन सा किरदार आपके दिल के बहुत करीब है, और कौन सा किरदार ऐसा है जो आपको चैलेंज साबित हुआ, उसको करने में आपको कठिनाई का सामना चैलेंज करना तो पड़ा? सभी साबित हुए, सभी साबित हुए चैलेंज थे। मुझे पर्सनली रिवॉल्वर रानी और मकबूल बहुत अच्छी लगती है। मुझे पर्सनली रिवॉल्वर रानी और मकबूल बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें मैंने मैंने उसमें काफी अच्छा किया। मतलब मुझे सेटिस्फाइड है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन है। इसमें बहुत काम किया मैंने और अपने क्राफ्ट का पूरा पूरा इस्तेमाल किया। जैसे कि आपके डांस में नहीं होता, आपके तोड़े होते हैं और आपके मतलब कुछ जो आपकी ड्रामेटिकली जिसे कहते हैं, मैं जानता नहीं टेक्निकली क्या होता है। ऐसे ही जो है मुझे टुकड़े भी अपने तोड़ने। अल्फाबेट्स है। हाँ, हाँ। अल्फाबेट्स जो है, अपने अल्फाबेट्स थे, जो अपने क्राफ्ट के अल्फाबेट्स थे, वो जो है ऊपर लाने का मौका मिला और मैं जितना इस्तेमाल कर सकता था मैंने करने की कोशिश की, डेलिबरेटली, सोच समझ के। ऐसा नहीं कि मूड के हिसाब से एक्टिंग कर रहा हूँ, मैंने मूड को कैप्चर करने की कोशिश की। उससे जो है मुझे अंदर काफी बढ़ावा मिला, काफी मैच्योर्ड हुआ, मैं काफी मैच्योर्ड हुआ। तो वो कोई अभिनय ऐसा नहीं लगा कि जिसमें आपको किसी कठिनाई का सामना करना पड़े, या उसमें ढलने के बाद, उस कैरेक्टर को जीने के बाद, उस कैरेक्टर से निकलने के लिए आपको समय लगा हो? ऐसा आप कुछ नहीं इतने होता, डीप ऐसा चले होता गए भी नहीं। हैं अरे ऐसा होता भी नहीं है, सब बकवास है, सब बकवास है, बकवास करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, एक्टिंग होती है, जहाँ शॉट खत्म होता है वहां पर हम खत्म करते हैं, उसके बाद अपना चेक लेते हैं और घर आते हैं और दारू पीते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये सब बकवास होती है कि मैं इतना डूब गया था कि जिनमें मैं बाहर नहीं निकल पाया और मैं मेरे घर में परिणाम जाहिर होने लगे कि मैं कैरेक्टर में घुस गया था। सब बकवास होती है, सब बकवास होती है। ये जो बोलते हैं बकवास करते हैं। एक्चुअली हम लोग बहुत बनावटी होते हैं, नकली होते हैं, फिल्म वाले एक्टर्स जो होते हैं ये पर्टिकुलरली, कहिए। हम बहुत बनावटी होते हैं। हाँ, हम बहुत नकली होते हैं। हम हमसे इतना जल्दी इंप्रेस नहीं होना चाहिए किसी को। हम भी मतलब मालूम होना चाहिए उसे, हर बंदे को जो इम्प्रेस होता है, कि हम भी जो हाड़ मास के इंसान है और हम भी उसके जैसे ही खाते पीते हैं। तो हम कोई अलग अलग थलग बंदे नहीं है। हमारी इमेज जो है आपके अलग थलग हो जाती है, बहुत बड़ी बन जाती है, लार्जर देन लाइफ। तो उस इमेज के पीछे जो लोग पागल हो जाते हैं कि यार अमिताभ बच्चन साहब हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं,
लेकिन ही इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। वैसे खाते हैं, वैसे पीते हैं, वैसी बीमारियां भी होती हैं उनको, वैसे ही चलते हैं, वैसे ही दौड़ते हैं। तो उनके या तो आप ये समझ लो कि भाई ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन, या फिर उनके अधिक नजदीक मत जाओ। मेरे अधिक नजदीक आने की जरूरत नहीं है किसी को। या तो मेरी इमेज से काम चलाएं वो। अगर मेरे अधिक नजदीक आएंगे तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि मैं एक्चुअली क्या हूँ। मैं उनके जैसा ही ऑर्डिनरी बंदा हूँ। हम्म। आपने कई संगीतमय नाटक किए हैं, आजा नचले, हम्म। लैला मजनू, हमें उसमें ये देखने को मिलता है। तो इस सफर के बारे में बताएं, संगीतमय नाटक कैसे, हाउ यू क्रिएट और इम्प्रोवाइज उसमें कैसे करते हैं, और दोनों का फर्क क्या होता है? अगर मैं बोलूं तो आपने जब यहाँ पर जब एलएसडी में रह के जो आपने थिएटर का एक तरीका अपनाया था, जो यहाँ दिल्ली का खास तरीका है, और एक आपने वहां पर जाकर आजा नस्ले जैसी फिल्म को एक अंजाम दिया, या आपने गुलाबी गैंग के लिए काम किया, क्या बेसिकली क्या फर्क है? आजा नचले वाज नॉट अ प्ले। मतलब आजा नचले पिक्चर का हिस्सा था। आजा नचले जो लैला मजनू का किस्सा था, वो बेसिकली एक पिक्चर का हिस्सा था। पिक्चर में प्ले था, पिक्चर में प्ले शूट करना था उन्हें। तो हम्म। उन्हें मिल नहीं रहा था। मतलब वो इसलिए परेशान थे कि जो एक्चुअली जो लैला मजनू है, लैला मजनू है, वो इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही थी उनको, भी बहुत लंबा है लैला मजनू, तो सही बहुत लंबा 4-5 घंटे का हो जाता है, हाँ, नौटंकी शैली में। तो वो उन्हें इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि क्या ये छोटा हो सकता है? तो मैंने कहा नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता है, नया हो सकता है, नई चीज हो सकती है। छोटा नहीं हो सकता, इसको एडिट नहीं कर सकते आप। इसे नई तरीके से लिख सकते हैं कि आपकी लैला थी, एक मजनू था, बचपन में दोनों प्यार करते थे, बड़े हो गए तो दोनों जवान हो गए तो प्यार और बढ़ गया उनका। और वो उनको ये था कि एक को मार पड़ती थी, दूसरे को असर होता था, ये बचपन से था लक्षण में दोनों में। ऐसे करते 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 मैंने कहा कि ये इतना छोटा हो जाएगा और फिल्म के तरीके से इसको फिल्मीकरण होगा, इसका पिक्चराइजेशन होगा, तो उसमें इस तरीके से सॉन्ग्स होंगे। ये सब मैंने जो उनको लिखकर बता दिया, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। आदि आदि चोपड़ा जो हैं, जो चोपड़ा उसके यशराज के जो आपके जो बॉस हैं, उनको और यशराज जी को, यश जी को बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने उस पर उसको म्यूजिक, सलीम सुलेमान ने इसका म्यूजिक किया था। तो जो लिख गया हम्म। था, लिखने के बाद में उन्हें बड़ा, मैंने मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना कंसाइज में कैसे लिख गया कि ये 20 मिनट में पूरा का पूरा प्ले आ गया, और कोई चीज छूटी भी नहीं, हर चीज आ गई इसमें। मतलब जवां वक्त वगैरह, इसकी शादी होती है कि ये सब, ये मतलब इसमें गाने जाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा किस्सा है ये। लेकिन 20 मिनट के अंदर कंसाइज करके बतला दिया मैंने, तो ये मुझे थोड़ा बहुत गर्व हुआ अपने आप पर, और मैंने अपने आप को शाबाशी दी। तो इस तरीके से आपके मतलब इट वाज नॉट अ प्ले, इट वाज अ पार्ट ऑफ अ फिल्म, इट वाज अ फिल्म। तो फिल्म पार्ट की ऑफ। तरीके से लिखा था उसको, फिल्म की तरीके से लिखा था उसको कि इसको पिक्चराइज किया जाना है, इसको लाइव नहीं होना है। तो उसी तरीके से लिखा था। तो उस तरीके से चल माधुरी जी को बड़ा पसंद आया, माधुरी को पसंद आया, यशराज जी को बड़ा पसंद आया। आदित्य तो खैर दोस्त है वो, तो मेरे साथ जन्म दिया था इसको। सलीम सुलेमान थे, म्यूजिक में बहुत कम डिपेंडेबल किस्म कंपोजर है। तो ऐसे ही हुआ ये। तो उसमें और इसमें ये फर्क ये था कि दिल्ली में जो था वो प्योर थिएटर था, बॉम्बे में जो किया वो प्योर थिएटर नहीं था। बॉम्बे में जो किया मैंने यशराज जी के लिए, ये फिल्म के लिए लिखा था, तो इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्योर थिएटर। ये दिल्ली में जो था वो तो प्योर थिएटर था, वो तो उसको डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करते थे हम लोग, वो तो लाइव परफॉर्म करते थे। दिल्ली में तो खैर बहुत बहुत प्लेस की, बहुत प्लेस की दिल्ली में तो खैर अथक अथक प्लेस की। वेस्ट साइड स्टोरी, ड्रीम ऑफ फ्यूचर, फिल्ड ऑन द रूफ, इतने ब्लड ब्रदर्स, सबका लिरिक्स म्यूजिक स्क्रिप्ट मैं करता था। और बहुत प्लेस की है, बहुत प्लेस की, बहुत प्लेस की। दिल्ली की तो यादें हैं खूब सारी। तो आप भी तब तब दिल्ली में थी, आप हाँ, तब डांस करती थी, हम लोग प्लेस किया करते थे। तो तब कथक केंद्र और अक्सर, एनएसडी की कैंपस में हुआ करता था ना पीयूष, उस समय? हाँ, कथक केंद्र एक का ही कैंपस था गर्ल्स हमारा। हॉस्टल जो, हाँ, गर्ल्स हॉस्टल सामने ही था। इसके अलावा आपका कथक केंद्र का रिहर्सल हॉल पास में था। हाँ। बिरजू बिरजू महाराज जी पढ़ाया करते थे। तो बड़ी वैसे वाली जी। यादें हैं। उस वक्त हम बिल्कुल पीक पर थे अपने, जिस वक्त आप लोग डांस किया करते थे। आप थे, स्मृति मिश्रा थी, मुनमुन थी, तरन तबस्सुम थी, सोमा दत्ता चौधरी थी, है ना, बहुत सारे लोग थे, निशी निशी चौधरी थी, हाँ, क्या, ये दोनों बहनें थी, क्या नाम है इनका, मिश्रा, स्मृति मिश्रा, और क्या नाम था स्मृति की बहन का, एक और नाम, उसकी बहन भी थी ना एक, स्मृति स्मृति की बहन, श्रुति श्रुति स्मृति श्रुति, हाँ, श्रुति मिश्रा। श्रुति वो हाँ। बड़े मधुर दिन थे वो लोग। तो हाँ। वो हुआ तो हम भी करते गए। हमको भी काफी इंस्पिरेशन मिलती थी आप लोगों से, आप लोग चला फिरा फिरा करते थे आसपास। तो हम जो है काफी काफी उत्साहित हो जाया करते थे कि इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां आसपास घूम रही हैं।
तो और काम करो, हम कई बार इम्प्रेस करने के लिए भी काम कर दिया करते थे। तो ये था। याद है, याद है, याद है। वो सब पार्ट ऑफ था उस समय, लर्निंग पीरियड था और वो भी एक हिस्सा था उस चीज का कि हम बहुत अपने जरूरी था। आसपास के एनवायरनमेंट से क्या-क्या चीजें ग्रास्प कर सकते हैं। बहुत मीठी हाँ। यादें थी वो। पीयूष जी, क्या अभी भी ऐसा कोई किरदार है जिसकी आप तमन्ना रखते हैं, आपके दिल में है कि मैं एक बार अपने जीवन में उस चीज को प्ले करना चाहता हूँ, या कोई ऐसा जो आपको लगता है कि मतलब जो मैं ये किरदार निभा गया वो कोई और कर ही नहीं सकता? नहीं कर नहीं सकते तो नहीं बोल रहा मैं, किसमें, फिल्म में या थिएटर में बोल रही हूँ? कहीं भी आपके किसमें बोल पूरे रही हूँ? जीवन में एक किरदार की एक आस है मन में हाँ कि मतलब हाँ मुझे है, बहुत एक बार बहुत वो करना है मुझे, बताइए ना उसके बहुत बारे में। है, नहीं नहीं बहुत है, बहुत है, मतलब आपके थिएटर में तो बहुत मिल जाएंगे। विली लोमन है, आर्थर मिलर का, विली डेथ ऑफ ए सेल्समैन का जो हीरो है, विली लोमन करना चाहता हूँ मैं स्टैनले कोलिस्की जो है, स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, टेनेसी विलियम्स का प्ले है वो करना चाहता। मैं पिक्चर में जो नीरो करना चाहता हूँ एक बार। नीरो जो रोमन एम्परर जो था, बड़ा सन की हाँ। एम्परर था, जिसने रोम जलवा दिया था और खुद जो है पोट्री लिख रहा था, गाना गा रहा था आर्ट पर। तो वो जो है मैं करना चाहता हूँ, मेरी बड़ी जबर पिक्चर में, सिनेमा में बड़ी जबरदस्त तमन्ना है। मैं हैमलेट दोबारा करना चाहता हूँ, दोबारा मतलब जो 22 साल की उम्र में किया था, 22 साल से लेकर अब तक बहुत सारे तजुर्बे हो गए हैं जिसको इनकैश कराना चाहता हूँ मैं। तो हैमलेट में दोबारा करने की इच्छा है। अब फिट्स तो है नहीं, फिट्स तो बचे नहीं, दोबारा किसी और, आई विश आई वुड हैव बीन अलाइव, उनके डायरेक्शन में ये दोबारा करना चाहता था। तो जी। ये है, ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये तो प्यास है, देखिए ना, ये तो प्यास है, ये तो अंदर की हवस है कि जो है कैरेक्टर्स तो जो है आपके जितने टेढ़े ट्रू। मिले, जितने मैं चुनता भी ऐसे, जब ऐसे ही ऐसे कैरेक्टर्स हूँ जो कि बहुत टेढ़े होते हैं। कई बार जो है मुझे लोग बाग कहते हैं कि यार आप तो बहुत ही खराब किया नहीं, बहुत ही गंदा कैरेक्टर किया आपने। इस बार मैं जो इलीगल करके वेब सीरीज की थी, उसमें कहा कि आपने बहुत ही, मतलब आप हमें आपसे घृणा हो गई। तो मुझे लगा अच्छी बात है ना, ये घृणा भी होनी चाहिए कभी कई बार किरदार से। तो मैं परवर्ट किस्म का, कई बार परवर्ट रोल, बहुत ही तामसिक रोल करना चाहता हूँ कई बार, और उन्हें मजा आता है। मतलब फ्लैट रोल्स में अपने बाप का रोल कर लिया, भाई का रोल कर लिया, इसमें मजा नहीं आता। उसमें शेड्स होने चाहिए जिसमें आप बहुत सारे अलग अलग शेड्स जो है प्रकट कर सके उनके, वो होने चाहिए इसमें। तो वो मैं अपने जितना टेढ़ापन हो ना उसमें, जितना टेढ़ा बना सको उसको उतना, अगर नहीं होते हैं तो फिर मैं बना लेता हूँ टेढ़ा, मतलब अब परफॉर्मेंस से कर लेता हूँ कि मतलब अब स्ट्रेट फॉरवर्ड रोल्स होते हैं तो उसमें परफॉर्मेंस की गुंजाइश आप ढूंढ सकते हैं एज एन एक्टर जो है, कि इसमें गुंजाइश कहाँ पर है। तो वो कर लेता हूँ मैं, बिना स्क्रिप्ट को डिस्टर्ब किए, बिना डायरेक्टर को बताए, चुपचाप कर लेता हूँ और उसे मालूम ही नहीं पड़ पाता। और कई बार ऐसा हुआ है और मैं उसमें सफल हुआ हूँ। ये है। हाँ, देखो, जो व्यक्ति जीनियस होता है, थोड़ा क्रांतिकारी होता है, उसकी परवरिश करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आपके जीवन काल में जो आप यहाँ तक पहुंचे हैं, कई उतार चढ़ाव को देखते हुए पहुंचे हैं, इसमें किस लोगों ने अहम भूमिका निभाई है? आप किसके प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं कि आपके इस तरीके के जुनून को संभालते हुए, परवरिश करते हुए यहाँ तक पहुंचाने में वो कौन लोग हैं जिनका योगदान रहा है, और आप उनके बारे में हमसे देखिए बांटना इसमें चाहें? क्या है, रंजीत कपूर हैं, रंजीत कपूर ने डायरेक्ट बहुत कुछ किया, बहुत बड़े बड़े प्लेस में मौके दिए। एन के शर्मा है मेरा क्लोजेस्ट क्रिएटिव पार्टनर इन थिएटर, एन के शर्मा। एक्ट वन, पूरा का पूरा एक्ट वन समूह, पूरा का पूरा एक्ट वन शुरू, एक एक बंदा जो, एक एक बंदे के प्रति मैं बहुत ही उनको धन्यवाद अदा करता हूँ। अनुराग कश्यप है सिनेमा में, अनुराग कश्यप मेरे, उसने जितना एनकैश करवाया मुझे, जितना लिरिक्स में, म्यूजिक में, सिंगिंग में, परफॉर्मेंस में, गुलाल में तो उसने सब कुछ दे दिया, गुलाल में, गैंग्स ऑफ वासेपुर में। तो अनुराग कश्यप मेरा बहुत करीबी है। और भी ये सब लोग हैं, इम्तियाज अली हो गया, या जितने विशाल भारद्वाज, सुजीत सरकार वगैरह, सब लोगों ने बहुत बहुत देखभाल करके जो है मुझे कार्य किया। और इन सबका योगदान है, सबका यही यही नहीं, आने वाली जनरेशन जो है, जिसके साथ मैंने काम नहीं किया, उसको खाली देखता हूं मैं, खाली उनके लिए काम करता हूँ। वो मेरे पास आते हैं कि अच्छा लगा सर, आपसे कुछ सीखने का मौका मिला। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं अपने सीनियर से बोला करता था कि भाई मुझे भी आपसे कुछ सीखने का मौका मिला। तो ये तो धरोहर है जो आपके जनरेशन दर जनरेशन चलती जाती है। आपके उसमें भी होता है ना, महाराज जी ने कुछ आपको दिया, जयकिशन जी हैं, अभी अपने बच्चों को आपके वो ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। ऐसे ही हमारे बिल्कुल। यहाँ भी होता है कि जो है, जो ये बड़े पंकज कपूर थे, या नसीरुद्दीन शाह थे, या ओम जी थे, ओमपुरी साहब थे, अनु कपूर जी थे, ये लोग ने जो हमें दिया है, हम उसको
मैं, मनोज वाजपेयी, इरफान खान, हम लोग इसे अपनी आने वाली जनरेशन को गिफ्ट कर रहे हैं। दीपक डोबरियाल की, नवाजुद्दीन की, ये उससे आगे गिफ्ट करेंगे। तो एनएसडी से अब हर 3-4 साल में 2-3 एक्टर्स निकलते हैं जो बहुत बढ़िया काम करते हैं। वो अगर अपनी जिम्मेदारी समझ जाएं कि हाँ भाई, हमारी जिम्मेदारी खाली एक्टिंग करना नहीं है, एक्टिंग के जरिए कुछ और देना भी है समाज को और आने वाली जनरेशन को, तो जरा बेहतर रहेगा, वो अच्छा रहता है, तब काफी जी जी सृजनात्मक काम होता है। जी। सुना है आपके बारे में, पढ़ा भी आपके बारे में कि आप कला के बारे में, अभिनय के बारे में, उसके कण कण को माइक्रो तरीके से समझना चाहते हैं। उसकी बिल्कुल, जिसको हम अपनी आम भाषा में कहते हैं कि बाल की खाल निकाल के समझना। अभिनय के बारे में आप उस कण के बारे में भी जानना चाहते हैं और शायद इसके निरंतर प्रयास में भी हैं आप। तो क्या आपको लगता है कि आप वो सफर पूरा कर पाए हैं? क्या कला के बारीकियों को समझ पाए हैं? या उसका अगर प्रयास है तो उसके क्या रास्ते हैं? किस तरह करते हैं आप? ये तो वही है, अंत नहीं है केवल पथ है, तीर्थ नहीं है केवल यात्रा, इष्ट यही गंतव्य यही है। अंत नहीं है इसका, केवल पथ है, खाली रास्ता है, मंजिल नहीं है। इष्ट नहीं, ट्रू। अंत नहीं, इष्ट यही गंतव्य यही है। तो ये जो है खाली रास्ता है, ये इसकी यात्रा, इस यात्रा की मंजिल नहीं होती। यात्रा का सुख उठाना आना चाहिए आप। जो कुछ मिलता है या छूटता है उसी यात्रा में छूटता है। तो बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला, मैंने तो बहुत कुछ अर्न किया, बहुत कुछ अर्न। जब भी लगता है कि यार ये टेढ़ा काम है, इसको करो, इसमें कुछ आजकल एक नॉवल लिख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये कुछ नया, नई चीज है, इसमें मैंने कभी लिखा नहीं आज तक इस तरह से, ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये होने के बाद मैं कुछ और चीज करूंगा, फिर खाली हारमोनियम पर अपने कुछ सॉन्ग्स निकालूंगा। अभी एक आपके पास भेजा था, ओरे मनवा बंधन है ना, ऐसे ही जो है आपके कम से कम 100 सॉन्ग्स है मेरे पास में, तो जो लोगों ने नहीं सुने अभी तक, वो खाली हारमोनियम पर। मुझे लगा कि ये बहुत ही मीठा लगा, हारमोनियम पर, खाली हारमोनियम और खाली माइक पर बड़ा मीठा लगा। इसमें किसी परकशन की जरूरत नहीं है और इसमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, कई बार बहुत ही इंस्ट्रूमेंट अच्छा, बहुत मार अच्छा। डालते हैं गाने को। तो वो मैं करूंगा, वो करता जाऊंगा, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक काम करता जाऊंगा, जब तक जिंदा, जब पर्पस, जिंदगी का पर्पस होता है हर बंदे का। तो मुझे अब ये पक्का यकीन हो चुका है कि मुझे ये पर्पस दिया गया है, तो ईश्वर ने दिया है, तो मुझे इसको पूरा करना है। अभी पक्का यकीन हो चुका है कि मैं ये कम्युनिज्म के लिए या लेफ्टिज्म के लिए, इन चीजों के लिए नहीं कर रहा, समाज के लिए नहीं कर रहा था, ये मैं अपने आप के लिए कर रहा था। ये मेरे को आदेश मिला हुआ है कि ये मुझे पूरा करना है, तो ये मैं पूरा करता रहूंगा लगातार लगातार। ये जो उम्र के इस पड़ाव पर आपको ये जो, मैं कह सकती हूँ अपनी भाषा में कि आपको एक ज्ञान प्राप्त हुआ है कि आपको क्लियर हो गया अब कि मकसद क्या था आपके जन्म लेने का। क्या हम्म। इसमें योग ने आपकी मदद की है? क्योंकि आप योग के बहुत करीब हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये योग से कनेक्टेड है? नहीं तो योग किस तरह आपके जीवन में काम करता है पीयूष जी? नहीं नहीं, योग तो हर बंदे के जीवन में काम करता है अगर ढंग से करना चाहे। विपश्यना जो है, विपश्यना मतलब राजयोग है, विपश्यना का दूसरा नाम है राजयोग। वो उन लोगों ने आपके मतलब बौद्ध लोग मानते नहीं है कि योग, राजयोग वगैरह को मानते नहीं है, प्राणायाम को मानते नहीं है। लेकिन प्राणायाम जो है, कुछ प्राणायाम और योगासन, ये कुल मिलाकर आदमी के तन और मन को इस स्थिति में ले आते हैं कि वो ढंग से ध्यान कर सके। ये ध्यान करने के साधन है, ये ध्यान करने के लिए शरीर और मन जो है पुख्ता बन जाते हैं ये करने के बाद में। तो ये करना, ये इसके लिए करना चाहिए। बाकी ध्यान तो सब कुछ है, ध्यान से तो आपके मतलब कंसंट्रेशन बहुत बड़ी चीज है। जो चीज आप कर रहे हैं वो कम से कम आपके 50 गुना अधिक बेहतर तरीके से करते हैं आप। इसके अलावा जो है गॉड ऑलमाइटी का नाम लेना में क्या बुराई है, मतलब आप लीजिए, वो भी एक बहुत बड़ा कर्म, काम है, क्या कर्म है वो। मतलब पूजा करना, ध्यान लगाना बहुत बड़ा कर्म, बहुत बड़ा कर्म है, बहुत बड़ा कर्म है, जिसके परिणाम बड़े सुखप्रद होते हैं, अब बड़े आगे आगे चल के मिलते हैं। मेरे को तो अभी मिल गए कि मैं इतना सध गया, इतना स्थिर हो गया, अब मैं ज्यादा वाचाल नहीं रहा, मैं बदतमीज नहीं रहा, जंगली नहीं रहा, मैं काफी स्थिर हो गया, काफी स्टेबल हो गया। तो यही परिणाम मिले हैं। बाकी गोयनका जी जो जो विपश्यना यहाँ पर लाए थे बर्मा से, हिंदुस्तान में, हुँ, उनका मैं बड़ा धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो मतलब अपरोक्ष रूप से उन्हें गुरु मानता हूँ। काफी हुँ, काफी ज्ञानी आदमी है, मतलब इतने बड़े गोयनका, मतलब द गोयनका बिजनेसमैन, लंबे चौड़े करोड़पति हुँ। आदमी, हाँ, और इतने बिल्कुल। कोठियां, कितनी कोठियां, कितने स्कूल्स वगैरह हैं उनके पास में। उनको छोड़ के वो हुँ, ध्यान करते थे, अब तो मरूम हो गए खैर। उनको छोड़ के वो हुँ, समझ गए थे, जिंदगी के पर्पस समझ गए थे, जितना पैसा कमाना था जी। कमा लिया, अब मुझे जो है आपकी ये करना है। तो ये तो वही है, अलग अलग किस्म की स्टेजेस हैं जिंदगी की। मैं भी एक स्टेज पर हूँ, मैं पार करूंगा उसको, दूसरी स्टेज आएगी।
आपके 2 बेटे हैं, जोश और जय। उनके लिए आप क्या भविष्य देखते हैं? क्या बताना चाहेंगे? उनको गाइडेंस या देंगे फिर हम, हम आपके गाइडेंस दे रहे हैं। मैं और मेरी बीवी जो गाइडेंस देते हैं, मैं क्या देता हूँ, मेरी बीवी देती है इसलिए गाइडेंस। मामाज मामाज बॉय है, तो वो कई बार चांटा भी मार देती है उनको। अभी इस उम्र में भी चांटे मार देती है। वो जो है प्रिया के जो है अनुयायी हैं, भक्त हैं उसके। और उनकी जिंदगी उन्हीं पर सौंप दी हमने कि जो तुम बनना चाहो अपने आराम से। बड़ा वाला बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब वो 10th में उसके 19 रैंक आया था पूरे हिंदुस्तान में 10th बोर्ड में। इतना इंटेलिजेंट है वो, बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन उसने चुना कि मैं उसमें जाऊंगा, फूड इंडस्ट्री में। हमने कहा वहां जाओ। उसके बाद उसका इरादा है कि शायद स्पोर्ट्स ज्वाइन करेगा, तो मैंने कहा वहां करो, कोई टेंशन नहीं हुँ, है। तो छोटा वाला पढ़ रहा है अभी 10th में। तो ये सब जो है, ये मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जैसा मेरे साथ मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझ पाए, ऐसे मेरे बच्चों के साथ भी हो। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी तरीके से इन्हें हर वो चीज मिले जिसके जिसके योग्य हैं ये। और इन्हें तय करने दो। इन्हें हमने आर्टिस्ट बनाने की भी कोशिश करी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मजा नहीं आया। उन्होंने कहा कि जो है मुझे हुँ, गाना नहीं सीखना है सर, गाना नहीं सीखना है, गिटार नहीं सीखना है। तो फिर ओह! हमने कहा कि तुम्हें जो करना है वो करो, बाकी गाइडेंस हमसे मिलेगी। जब तक 15 साल का हो गया छोटा वाला भी, अब जो है हुँ, अपना वो धीमे 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 करके कर रहा है, मतलब कर रहे हैं दोनों बच्चे। जिम्मेदार जिम्मेदार किस्म के बच्चे हैं, जिम्मेदार किस्म के बच्चे हैं। प्रिया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, मेरी बीवी का बहुत बड़ा हुँ, हाथ है इसमें। जिम्मेदार बच्चे हैं, हुँ, तो ध्यान जी, से हर चीज जो है आप मतलब आदेश का पालन करते हैं, संभले हुए बच्चे हैं। बहुत अच्छी बात है। और आप कोई ऐसा बहुत सारा कुछ लिखा आपने और मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप स्क्रीन पे कितने अभी कितने मूड में हैं कि कुछ कह के सुनाएँ, कुछ गा के सुनाएँ। लेकिन आपकी आने वाली आपने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है, उसके बारे में हमें बताना चाहेंगे? बुक्स मैंने एक लिखी, मेरी सबसे अधिक हिट किताब जो रही है वो है कुछ इश्क किया कुछ काम किया। कुछ इश्क किया कुछ काम किया जो है मेरे 10 साल के शेरों का संकलन है। दोस्तों ने ओह! कहा कि आप छपवाते क्यों नहीं हो उसको। तो पहले तो दिमाग ही बड़ा अजीब था, पहले तो मतलब स्टेबल थी ही नहीं, स्टेबिलिटी थी नहीं। थोड़ी स्टेबिलिटी आई तो फिर दोस्तों ने कहा कि आप इस बार छपवाओ उसको। तो फिर मैंने इसको छपवाया। तो वो मुझे नहीं मालूम था कि इतनी हिट हो जाएगी। वो मेरी आपके शायरी शायरी की जो है, शायरी और कविताओं की किताब है। वो अजीबोगरीब तरीके से हिट हो गई, मतलब वो 10वां 11वां संकलन आ गया उसका। और अभी जो है छपे हुए उसे 3 साल भी नहीं हुए मेरे ख्याल से। तो वो जो है बहुत ये था, अलग अलग जिंदगी के अलग अलग चरणों में जो है जो भी तजुर्बे मिले उसके हिसाब से लिख रहे थे। आज मुड़ कर देखते हैं तो उसमें वो शेर भी है जो मैंने 8th में लिखा था। अब आज देखता हूँ उसको, तो आज वो एक्सटेंड भी कर दिया, उसको थोड़ा बड़ा बड़ा भी कर दिया मैंने उसको। तो आज देखता हूँ तो यकीन नहीं होता कि ये मतलब 8th में लिखा गया शेर है। आज उसकी काफी कीमत लगती है, कीमत पैसों के हिसाब से नहीं, कीमत मतलब आप हर तरह से कीमत लगती है कि यार ये तो बहुत मैच्योरिटी के बढ़िया हिसाब से। पोइट्री, हाँ हुँ, बहुत बढ़िया पोइट्री है। तो ये है, तो लिख देता हूँ मैं। उसके अलावा प्लेज हैं मेरे, जब शहर हमारा सोता है, गगन दमा बाजो मेरा एक म्यूजिकल प्ले है भगत सिंह पर, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ भगत सिंह, ऑन द लाइफ एंड टाइम्स हुँ, ऑफ सरदार भगत सिंह संधू। वो बहुत हिट प्ले है, बहुत हिट प्ले है। वो भी जो है बहुत बहुत हिट प्ले है। पिछले साल में वापस थिएटर में गया, लौटा, बहुत सिनेमा कर लिया, 16 साल सिनेमा कर लिया, तो थिएटर में लौटा तो मैंने उसी प्ले से शुरुआत करी, तो बहुत हिट गया। हिंदुस्तान भर में मंचन हुआ उसका। दिल्ली दिल्ली से शुरुआत की थी मैंने, श्री राम सेंटर से। तो वो है, वो प्ले है जब शहर हमारा सोता है। वो आप लोग जब थे एक्ट वन के वक्त में, अर्ली 90s में, 91 हुँ, 92 में हुँ, हुआ था वो। तो हमने किया था जब शहर हमारा सोता है ना। हुँ, वो है। और नए प्लेस हैं कुछ एक जो है, जो नए तो नहीं है, हैं उसी वक्त के, लेकिन अभी छपे, अभी उनको प्रिंट हुँ, अभी किया है। तो वो हैं। वो अभी पुकारता एक प्ले है, सन 2025 को मैंने 2-3 साल पहले अडेप्ट किया था किसी का प्ले, किसी प्ले से। वो हुँ, हैं प्लेस। हाँ, छप रहे हैं। जितना अधिक छाप सकता हूँ छापने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना अधिक मतलब मैं जाऊं तो छोड़कर तो जाऊं ना, कुछ चीजें कुछ और लोगों के लिए छोड़कर जाऊं बिल्कुल, कि लोग बाग पढ़ें, लोग बाग सीखें। आप जी, तो जिंदा हैं, इसका फायदा क्या, मतलब जब तक आप अपनी जनरेशन को कुछ, आने वाली जनरेशन को कुछ देकर नहीं जाते, सच है, तब तक आपकी जिंदगी फिजूल है ना। आपने कर लिया, अब आप उनको करते हुए देखिए, काम करते हुए देखिए, बिल्कुल, तो उनके लिए कुछ शुरू कर जाइए। बिल्कुल सच। बहुत सारी बातें आपके बारे में इस छोटी-सी मुलाकात में हम लोगों को जानने को मिली।
तो जाते-जाते मैं ये जानना चाहूँगी कि ये कोई संदेश आप अपने जनरेशन्स को जो कला जगत से जुड़े हुए हैं ख़ासकर, क्या उनको कोई संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश संदेश वो तो लोग एक ही है कि बहुत काम करो। इंस्पायर हैं आपसे पीयूष जी, आपको नहीं पता सो मेनी न्यूकमर्स आर वेरी, वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। तो आप उनके लिए नहीं, कोई अच्छी बात संदेश है, आपका अच्छी बात है। मैं यही बोलूँगा कि यार काम करो, काम करो। मैं देखो विवेकानंद ने कहा है, भगवत गीता का कोट है, एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। एक बार किया गया कर्म बिना बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। काम करो और फल की चिंता बगैर किए बगैर काम करो। वो जो काम किया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। इम्पॉसिबल है कि उसका फल नहीं मिले, इम्पॉसिबल है। फल मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। आप चिंता मत करो, आज से 20 साल बाद आपको मालूम नहीं कहाँ से मिलेगा, मालूम नहीं। ये प्रकृति का जो है आपके मतलब रचना ऐसी की गई है प्रकृति ने कि कर्मयोग जो है, कर्मयोग से बड़ा कोई योग नहीं है। उससे उसके फल मिलते हैं, उसके फल मिलते हैं, आपको खुद नहीं मालूम पड़ता कि कहाँ से मिल जाते हैं, है ना? जी, चमत्कार सा हो जाता है और बड़े फल, जितना जी, अधिक काम बिल्कुल। करोगे उतना ही बड़ा फल मिलेगा आपको। तो मेरा यही है कि काम करो, काम करो, काम करके आगे बढ़ जाओ। मतलब उस काम को बहुत अधिक याद मत रखो। अगर अच्छा काम कर दिया तो उसको बहुत अधिक याद मत रखो। आपने काम कर दिया, बस आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, उसके बाद आगे बढ़ो तो अगला काम करो। और लगातार नए से नए काम करते रहो, मतलब अपने आप को लगातार लगातार एक्सप्लोर करते रहो कि आपको खुद नहीं मालूम है, बच्चे लोगों को ये इनको खुद नहीं मालूम है कि इनकी रेंज कितनी भयंकर है। कोई एक्टर है जी। वो लिख भी सकता है, कोई एक्टर है वो गा भी सकता है, ये नहीं मालूम है। जब तक हुँ, करके गा के देखोगे नहीं या लिख कर देखोगे नहीं, तब तक तो मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं गा भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। तो लगातार लगातार सच काम करते रहो, लगातार लगातार काम करो। जी। आप की बहुत आभारी हैं हम लोग और हमारा परिवार कि आपने ठीक, सफरनामा का हिस्सा बनना स्वीकार किया। इसके साथ ही चलिए ये धन्यवाद। मुलाकात यहाँ पे मैं समाप्त करती हूँ। चलिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि। चलिए जी, नमस्ते। तो ये थे पीयूष मिश्रा जी, जिन्होंने अपने जीवन के कई पहलुओं को हमारे साथ साझा किया। इसी के साथ हम विदा लेते हैं और सफ़रनामा की अगली श्रृंखला में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।